नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इन 4 सालों में कैसा रहा यूपी का हाल, सरकार ने क्या अच्छे काम किए, कहां पर मात खाई, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन 4 साल पूरे होने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले उन्हीं से जानेंगे कि सरकार के 4 साल पर क्या है उनकी राय। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के नारे को आप अपने विभाग से कैसे जोड़ते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से शपथ लिया है, उस दिन से निश्चित तौर से 4 साल विश्वास के, प्रगति और विकास के जी, और भ्रष्टाचार मुक्त विकास के जी, ईमानदारी के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो जनता की ज़रूरतें हैं उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए जी, अगर पीडब्ल्यूडी के नाते आप बात करना चाह रहे हैं तो मैं उसमें इतना ही बता सकता हूं कि हमने जैसे ही सरकार बनी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें गड्ढा युक्त सड़कें और खाली खजाना मिला था। जी, पिछली सरकार के समय कागज में काम होते थे, धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं देता था। इसलिए उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में देश में सबसे बदहाल प्रदेश था, सबसे बेकार प्रदेश था जी। लेकिन सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ई टेंडरिंग शुरू किया जी, उसके लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम किया, जी, जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश में आप किसी से, गांव के गरीब से पूछें, चाहे किसान से, मजदूर से पूछें, चाहे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछें, वह बताएंगे आपको कि अगर ग्राम में जाने वाली सड़क जिसे हम ग्रामीण मार्ग कहते हैं जी, उसमें कितना सुधार हुआ है, जिसे हम ओडीआर और एमडीआर कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं, उनमें कितना सुधार हुआ जी, और जो अपने राज्य के अंदर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का और जो हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे जी, सरकार के माध्यम से बनाने का काम हो रहा है, वह अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। और बड़े पैमाने पर हमने जहाँ सड़कों में सुधार और निर्माण करने का काम किया, जी, प्रतिदिन हम 20 किलोमीटर सड़कें, नई सड़कों को बनाने और पुरानी सड़क को नई जैसी बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। वो हमारा कार्य इस समय 20 किलोमीटर प्रतिदिन का है। जी, जी, हर 3 दिन के अंतराल में हम जी, एक छोटे बड़े सेतु या आरओबी या फ्लाईओवर ऐसा बना करके तैयार कर रहे हैं। केशव जी, लेकिन आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम हुआ, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी जो आपके पास है विभाग, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आखिर आपने क्या कदम उठाए? नहीं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद जब विभाग आया जी, और विभाग आने के बाद बहुत सारे अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जी, और मिली भगत के आधार पर कि अगर कोई अधिकारी और कोई ठेकेदार मिल जाएगा और जनता के जो टैक्स का पैसा हम सड़क बनाने के लिए बजट के माध्यम से खर्च करते हैं और उसे बिना सड़क बनाए वो खा जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे अधिकारियों की सेवा से बर्खास्तगी से लेकर के और ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को काली सूची में डालने से लेकर के ब्लैक लिस्ट में करने की दृष्टि से हम लोगों ने जरूरी कदम उठाए हैं। उसमें सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, सैकड़ों की संख्या में कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ भी जांच कराई गई है और उनके खिलाफ भी जो दंडात्मक कार्रवाई होती वह भी की गई है। हम स्पष्ट कहते हैं कि देखिए, यह युग अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। जब ऐसा मौका मिला है कि आप अपने जीवन में जो प्रतिभा अर्जित किए, जो जिस क्षेत्र में काम करता है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप कर सकते हैं, तो ऐसे समय में अगर गलत रास्ता अपनाएंगे तो बख्शा भी नहीं जाएगा और अच्छा काम करेंगे तो हम सम्मानित करने से, पुरस्कृत करने से, उनको सम्मान पत्र देने से भी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन केशव जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपने विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की बात की, आपने कहा हमने अधिकारियों पर कार्रवाई की, हमने लोगों पर कार्रवाई की, ठेकेदारों पर कार्रवाई की, लेकिन एक और सवाल है सड़कों की गुणवत्ता को लेकर।
सड़कों की गुणवत्ता को लेकर जांचने और बनाई गई सड़कों की क्वालिटी के लिए ठेकेदारों और कंपनियों को जिम्मेदार बनाने के लिए आखिर क्या काम किया गया? देखिए, हमारे यहाँ गुणवत्ता की जांच के लिए हम लोगों ने शुरुआती तौर से, जब से सरकार में हम लोग आए हैं, तो हमने क्रॉस चेकिंग का बहुत बड़ा अभियान चलाया है जी। एक क्षेत्र के अधिकारी दूसरे क्षेत्र में, जो दूसरे क्षेत्र में जाने वाले अधिकारी हैं, एक दूसरे के बारे में बिना जानकारी दिए जी जांच करना, और जांच की ऐसी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है कि अगर जो मानक तय है, जो एस्टीमेट बना है, उस एस्टीमेट के अनुसार अगर किसी ने सड़क नहीं बनाया है तो उसका पता लगाना अब हमारे लिए बहुत आसान है। ऐसी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है, ऐसी मशीनें हमारे पास उपलब्ध है, ऐसे जांच के तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, और उसमें बहुत विशेषज्ञ किस्म के जो अधिकारी हैं, जानकार अधिकारी हैं, उनको हम लोग भेजते हैं और वो जांच कराए, और जांच कराने में जो गड़बड़ पाए गए कार्रवाई किए हैं, और जो सही थे उनकी पीठ भी थपथपाने का काम। केशव जी, आपने सड़कों की रिसाइकलिंग की व्यवस्था शुरू की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है, ये व्यवस्था क्या है और इसका मकसद क्या है? देखिए, रिसाइकलिंग एक नई तकनीकी, नवीन तकनीकी जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी एक व्यवस्था थी, और वह नवीन तकनीकी इसलिए अपनानी पड़ी कि हम लोग देखते थे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सड़क बनाते हुए चले जाते थे, और सड़क लगातार ऊंची होती जाती थी, और जो सड़क के किनारे मकान थे वो मकान नीचे होते जाते थे, चाहे नाली के माध्यम से गंदा पानी हो, चाहे वर्षा का पानी हो, लोगों घर में चला जाता था। यह एक नई तकनीकी इंडियन रोड कांग्रेस के माध्यम से विकसित की गई, जिसके आधार पर जो सड़कें पहले से बनी हैं वो सड़कें पूरी तरह से उखाड़ करके उसमें जो बिटुमिन है, जो मटेरियल है, उसको निकाल करके और फिर से उसको रिसाइकलिंग करके वहीं पर उसका उपयोग करने का काम शुरू किया गया। तो इससे हम पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत बड़ा योगदान किए, और इस तकनीक के इस्तेमाल करने से 1,500 करोड़ रुपए लगभग प्रतिवर्ष हमारी बचत भी हुई जी। तो यह रिसाइकलिंग नई तकनीकी को लाने से जी हमें फायदा हुआ है, राज्य को फायदा हुआ है, सड़कों की गुणवत्ता भी ठीक रही है जी। और यह कई प्रकार की नवीन तकनीकी देश में भी और दुनिया में भी इस समय है, और जो तकनीकी लगता है कि हमारे प्रदेश की दृष्टि से बेहतर रहेगी, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पे उसका ट्रायल लेते हैं, और आगे हम नई से नई तकनीकी और उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, लाने का काम करेंगे। चलिए, विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपलब्धियां बता रहे थे अपने विभाग की, और कैसे वो लगातार आगे काम करेंगे, इस पर भी उन्होंने बात की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कामयाबी का चौका या चूके मौका की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज कार्यकाल का 4 साल पूरा किया। 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बीमारू कैटेगरी से बाहर निकालने, विकास की गंगा बहाने और राज्य को अपराध मुक्त बनाने का दावा किया। और क्या क्या कहा सीएम ने, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 4 साल पूरे होने के मौके पर सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की सीएम योगी ने जमकर तारीफ की। मान्यता थी कि अगल बगल के सभी राज्यों में शाम के बाद बिजली चलती थी, और जहां से अंधेरा शुरू होता था लोग मानते थे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने में और बिना भेदभाव के शासन की योजना बिना भेदभाव की प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए, और यह कार्य प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। सुधरती हुई गंगा की हालत और अर्थव्यवस्था को लेकर भी सीएम अपनी सरकार से खुश हैं। गंगा केवल हमारी आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने संतोष जताया और 4 साल में कोई दंगा न होने पर खुशी जताई। वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए, और यही नहीं 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ।
बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बनी। बहरहाल सरकार के 4 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों को भी जनता के सामने रखा, तो विपक्ष इस मौके पर खामियां गिनाता रहा। अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और इसी पर बात के लिए मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जावेद अहमद साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, पहला सवाल आपसे। सरकार ये दावा कर रही है कि 4 साल बेमिसाल, आपकी नजर में भी 4 साल ये बेमिसाल है? हाँ बिल्कुल, इनके जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, जो 4 सालों में नहीं हुआ, वो जो सालों में नहीं हुआ वो 4 सालों में उन्होंने कर दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। झूठ के 4 साल बेमिसाल है इनके। आपने देखा किसान यहाँ धरने पे बैठा है, जो कभी नहीं हुआ। किसान की 250 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई हो, जो हमारा अन्नदाता है, लगातार 3.5-4 महीने से धरने बैठा हो किसान, और सरकार उसकी सुध ना ले, उनके बारे में चर्चा भी ना करे। महिलाओं की तो आप जानते, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। जो इस देश में उत्तर प्रदेश कभी महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 नहीं हुआ। और जिस तरह के यहाँ पे पार्ट 2 भी होते रहे, चाहे हाथरस पार्ट 2 चाहे उन्नाव पार्ट 2। उन्होंने नौजवानों की बात की, नौजवान यहाँ आत्महत्या करने पे मजबूर है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, उनके पास कोई काम नहीं है, सारा काम इस सरकार ने छीन लिया। उसके बाद विकास की बात की, तो हाँ, इन्होंने विकास दुबे जैसे लोगों का बड़ा विकास यहाँ करवाया, और इतना विकास इन्होंने नफरत का करवाया समाज के अंदर में, उसमें इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो, उसको उन्होंने उसकी अगर अपमान हो इस सरकार में हुआ है तो भेदभाव इन्होंने नहीं किया। अगर कोई बेरोजगार हुआ है विकास के नाम पे या रोजगार के नाम पे, तो इन्होंने ये भी नहीं देखा कि जाति धर्म का है, सबको बेरोजगार कर दिया। और यहाँ पे अगर किसी का भी अपमान हुआ है तो किसी भी जाति धर्म का वो अपमान होता रहा। किसान की मौतें हुई है, चाहे किसान किसी भी जाति धर्म का हो, किसान अगर मर गया तो मर गया, इन्हें कोई चिंता नहीं है। इस मामले में तो इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जाति धर्म नहीं किया। अदरवाइज इन्होंने समाज में राजनीति करने के लिए जाति धर्म की राजनीति की। पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे थे, जहाँ पुलिस रिफॉर्म की बात है तो पुलिस का रिफॉर्म इन्होंने ऐसा किया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है जो पुलिस का एनकाउंटर हुए हैं लगातार। और शराब माफियाओं को तो ये सर पे बैठा के घूमते हैं कि कासगंज में तो शराब माफियाओं ने भी पुलिस का एनकाउंटर कर दिया। वैसे तो कर ही रहे थे लगातार पुलिस का एनकाउंटर। पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि अपराध इतनी चरम सीमा पे है कि अपराधी डरते नहीं है। चलिए अनुराग जी, अब जवाब लेते हैं आलोक अवस्थी जी से। नहीं, उन्हीं विधायक को बचाते घूमते हैं और उसी विधायक। आलोक अवस्थी जी, आप कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, लेकिन मुख्य विपक्षी दल ये कह रहा है 4 साल बेमिसाल तो हैं, लेकिन उसके मायने अलग हैं। अब बताइए, अब मुख्य विपक्षी दल को भी आप नहीं समझा पा रहे, आपने विकास किया। सुनिए, 5 एक्सप्रेस वे बता दें अपना, कहीं भी कहाँ है वो भी गिरा दें। क्या है, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, वो आलोचना करते रहे। हमने जो कार्य किया है हम खाली आज उसी पे फोकस रहेंगे जी। हमने 70 साल में हमारे राज्य में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी यूपी की सरकार ने 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जनता के लिए बनाए हैं। आप एयरपोर्ट, इंटरनेशनल 2 एयरपोर्ट थे यूपी के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 बनाए गए हैं यूपी में 4 साल के अंदर। आप अगर आय देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, उसको हमने दोगुनी किया है। आप अगर जीडीपी देखेंगे यहाँ की, इस प्रदेश की, वो दोगुनी हो गई है। आप अगर देखेंगे वैट का कलेक्शन 49,000 करोड़ रुपए होता था, आज 1 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है प्रदेश के अंदर, यानी कि दोगुना कर दिया है। 10 साल के अंदर जितना इन्होंने गन्ना का भुगतान किया था उससे अधिक हमने 1,27,000 करोड़ का भुगतान किया है। मात्र 10 साल में 2 सरकारें चली गई, 95,000 करोड़ का खाली भुगतान हुआ था, बाकी सब बाकी था। तो हम हर क्षेत्र में इनसे डबल और ट्रिपल जा रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा और दूंगा, हमारे राजस्व का जो कलेक्शन हो रहा है, राजस्व के कलेक्शन में खनन में 1200 करोड़ रुपए आते थे सपा सरकार में, आज 5,000 करोड़ रुपए आ रहा है। एक्साइज 13,000 करोड़ रुपया सपा सरकार वसूलती थी, हम 39,000 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं। मंडी शुल्क 600 करोड़ रुपए आता था इनकी सरकार में, हम 1,800 करोड़ वसूल रहे हैं। और इनसे पूछिए ये रुपया 3 गुना किसकी जेब में जा रहा था। हमने 3 लाख करोड़ रुपए के रोज के जो है उद्योगों को हमने लगाया है, उससे 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न हुआ है। नौकरी इन्होंने 2 लाख लोगों को नौकरी दी थी। यूपी की योगी सरकार ने 4
4 लाख नौकरी दे चुकी है। तो सोचना चाहिए कि कौन सी सरकार कैसी थी और यूपी की सरकार कैसी है। जहां तक कि इन्होंने माफियाओं की बात करी है, इन्होंने माफियाओं को जरूर रोजगार दिया था, मुख्तार अंसारी को इन्होंने रोजगार दिया था, अतीक अहमद को इन्होंने रोजगार दिया था, विजय मिश्रा को इन्होंने रोजगार दिया था, विकास दुबे को इन्होंने रोजगार दिया था। रोजगार क्या था? लूटो, खाओ, मारो, कब्जा करो। आज योगी सरकार 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन माफियाओं को जब्त कर चुकी है। 137 दुर्दांत अपराधियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। 535 लोगों पर राजपाल लगाई है। प्रदेश के अंदर एक दंगा नहीं होने दिया। आलोक अवस्थी जी, देखिए समय कम है इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। 1 मिनट अनुराग भदौरिया जी, एक एक करके बोल लेंगे तो शायद अच्छे तरीके से बात हो पाएगी। आलोक अवस्थी जो कह रहे हैं, आप 30 मेडिकल कॉलेज की बात बता रहे हैं, 3 बता दीजिए इसमें आपने ओपीडी शुरू कर दी हो। यह सवाल अनुराग भदौरिया का है। हमने बनाया तो दिखाई पड़ रहा है, 100 डायल हमने बनाया तो चल रहा है, हमने 1090 बनाया तो चल रहा है, समाजवादी पेंशन दी तो है, दिखाई पड़ रही है, हमने रिवर भी फ्रंट बनाया तो दिखाई पड़ रही है, हमने हॉस्पिटल बनाए तो दिखाई पड़ रहे हैं। हम जो है आज उन अपराधियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए की जो है संपत्तियां जब्त करी गई हैं, हजारों करोड़ की संपत्तियां उनकी ढा दी गई है, जो उनका अवैध संपत्ति। बिल्कुल सही है। अपराधी आज जो है प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। बिल्कुल सही है, सरकारी आंकड़ा यही कहता है, सरकारी आंकड़ा यही कहता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो 30 मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, 3 बता दीजिए किसमें ओपीडी शुरू हो गई। कौन सी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर में आई बताइए? कौन सी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर आप लेके आए हो? आपने 5.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात की थी, ओपीडी शुरू हो गई। सारे अस्पतालों में ओपीडी चल रही है। चाहे आप बिजनौर का अस्पताल ले लीजिए, चाहे आप राजगढ़ का अस्पताल ले लीजिए, जुमलेबाजी छोड़िए, आपने बरेली अस्पताल ले लीजिए, तमाम जितने भी अस्पताल बने हैं इनको अस्पतालों को मैं पूरी सूची दे दूंगा। चलिए अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। थोड़ी सी ऑडियो की भी दिक्कत अनुराग भदौरिया, मैं चाहता हूं अगर ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा बातचीत में। जावेद साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, सरकार कह रही है 4 साल बेमिसाल, उन्होंने उपलब्धियां गिनाई आज कि कितने बड़े बड़े काम 4 साल में हुए हैं। विपक्षी दल होने के नाते आपको क्या लगता है, सरकार ने बेहतर काम किया इन 4 सालों में? 4 साल में चौपट हुआ उत्तर प्रदेश का हाल। अभी उप मुख्यमंत्री जी अपने विभाग की उपलब्धियां बता रहे थे। उप मुख्यमंत्री जी के विभाग में 300 सड़कें कागज पर बन गई, भुगतान हो गया। उप मुख्यमंत्री जी कहाँ घूम रहे थे? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में एस्टीमेट में बड़ा खेल हो रहा है, 40% तक उसको आगे बढ़ाकर किस तरीके से जनता के धन की लूट की जा रही है। ये कह रहे हैं आलोक जी कि हमने लोगों की आय दोगुनी कर दी। नाबार्ड की रिपोर्ट है कि किसानों की उत्तर प्रदेश के अंदर 17% आय कम हो गई। ये कहां से दोगुनी आय कर रहे हैं? किसान 2019 में 5464 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 3 बेरोजगार प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं ना, ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध अरेस्ट सुनने का धैर्य रखिए। 2017 में 6,82,000 अपराध, 2018 में 5,82,157 अपराध, 2019 में 6,28,570 महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक हत्या में उत्तर प्रदेश में पहले पायदान। आपके पास सबूत हो, सामने रखिए। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? भर्तियों में घोटाला, संगठित भ्रष्टाचार, डीएचएफएल घोटाला, ये सब सरकारी नहीं है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है, इसीलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके नकली दवाएं खरीदी हिमालय ड्रग्स कंपनी से, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने, डीएचएफएल का घोटाला। अरे हम 5 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं, हम 5 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं, आपको गला घोट कर दे गरीबों का। हम 5 लाख रुपए को 5 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं गरीबों को। 6,000 रुपया का जो है हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्होंने देश को लूटा, इन्होंने प्रदेश को लूटा। इसलिए लुटेरों से बात करने का आवश्यकता नहीं है। के क्षेत्र में भावेश जी, समय कम है इसलिए आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं जल्दी से। देखिए 4 साल की उपलब्धियां सरकार ने गिनाई, विपक्ष ने कहा कोई उपलब्धि नहीं है। मैं आपसे बचे हुए 1 साल पर बात करना चाहता हूं। भावेश जी, बचा हुआ 1 साल कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा सरकार के लिए, या आपको लगता है कि नहीं बेहतर काम की वजह से कोई चुनौती नहीं है अगले 1 साल में? क्या एक बार सवाल फिर से रिपीट करेंगे? थोड़ा आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है। भावेश जी, शायद आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार के कामकाज को लेकर आकलन क्या है, एक निष्पक्ष आकलन क्या है? क्यों
बिल्कुल, मैं अगले एक साल की बात करना चाहता था। अगला एक साल क्या ज्यादा चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए रहने वाला है, या फिर आपको लगता है कि बेहतर काम की वजह से कोई चुनौती नहीं अगले एक साल में? देखिए, अगर योगी सरकार के कामकाज का निष्पक्ष आकलन किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है। सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं और ढेर सारी उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके आगे क्या है, विपक्ष की भूमिका कैसी रही, विपक्ष को कितना काम करने दिया गया, और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जो है कितना डेमोक्रेटिक तरीके से काम को अंजाम दे पाए। क्या ये सरकार जो बनी थी, जिसको बहुत ज़्यादा विश्वास दिया था जनता ने, और योगी जी को बहुत ही उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या उनकी पार्टी ने उनको बैठाए रखा 4 साल तक, ये रिकॉर्ड कायम हुआ है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक एक स्थिरता दी है। लंबे समय तक एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार काम करता रहा। ये एक अच्छी स्थिति थी। लेकिन क्या डेमोक्रेटिक तरीके से सारा काम हो रहा था? क्या इससे अधिक परफॉर्म कर सकती थी ये सरकार? इस आधार पर इस सरकार का आकलन होना चाहिए। दूसरा कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई इस दरमियान। 4 सालों में देखा जाए तो सरकार के साथ, सरकार के फैसले को खिलाफ बहुत सारे विवाद भी खड़े हुए। क्या उन विवादों से बचा जा सकता था, या उन विवादों को सरकार पैदा करना चाहती थी क्योंकि उससे कुछ उसको वोट का फायदा हो रहा था? तो ढेर सारे आकलन हैं। मुझे लगता है 4 साल के सरकार का आकलन हमें 1 हफ्ते तक लगातार करना चाहिए और जनता के लिए जरूरी है कि। चलिए बाबे जी, मैं माफी के साथ, आप अच्छा बोल रहे हैं, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।